हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत सुरक्षा यानी द ट्रेड एंड सेफ्टी मीन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के ट्रेड वाले सेक्शन में वहाँ पे एकदम सिलेबस वाइज मेंशन किया है, उसी प्रकार हम इसको टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने लिया है सूचनात्मक संकेत, ठीक है। यानी जो सुरक्षा संसाधन है, सेफ्टी है, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इस वीडियो में हमने लिया है। बिल्कुल कंप्लीट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ से जितने भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी बेसिक क्वेश्चन है और उसके बाद मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो सुरक्षा चिन्ह है यानी सेफ्टी साइंस है, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे सिंबल्स दिए गए इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे बेसिक थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। लास्ट में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। यानी अगर किसी को चोट वगैरह लगती है तो यहाँ पे क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कैसा सिंबल वहाँ पे लगा रहता है, वहाँ पे प्लस का साइन लगा रहता है। किसका? प्लस का। तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स का हो गया। सेकंड जैसे हो गया लाइक है, यहाँ पे सिंबल दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, यानी रुकने के लिए संकेत कुछ इस प्रकार होता है। और उसके बाद कहीं कहीं जैसे होता है कि डेंजर कोई खतरनाक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके लिए कौन सा सिंबल होता है? ये देखिए, टॉक्सिक हजार्ड होता है, ठीक है, यानी खतरनाक के लिए, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है उसके लिए ऐसा सिंबल प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी वहाँ पे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इजीली जो है ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से हम थियरी को कवर करेंगे, बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको हम कवर करेंगे। तो पहला फैक्ट्स है कि लाल रंग का जो बॉर्डर होता है तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। यानी जो लाल रंग का बॉर्डर होता है और लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? निषेधात्मक के लिए बनाई जाती है, यानी प्रोहिबिशन के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र को क्या कहते हैं, यानी वो किससे बुझाई जाती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाई जाती है, यानी CCl4 से बुझाई जाती है। यानी यदि विद्युत तार में आग लग जाए तो हम किससे बुझाते हैं? CCl4 से, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाते हैं। अगला पॉइंट है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे सरलतम विधि जो है मुंह से मुंह में श्वास देना होता है, या जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। अगला पॉइंट है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति जो है विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मेन स्विच को जो है ऑफ कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि विद्युत उपकरण और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऐसे क्रिया में हेलान प्रकार का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत उपकरण यानी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऐसे भागों वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि विद्युत में तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति जो है फेंक दिया जाएगा। यदि विद्युत में तार के संपर्क में रहेगा तो विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? विद्युत में तार से उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, यानी उससे अलग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्घटना की संभावना को कम करने को क्या कहते हैं? यानी दुर्घटना की संभावना जब कम हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें जान या माल को क्षति पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें जान या माल को क्षति पहुंचे उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना कहा जाता है। राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं का दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है। तो औद्योगिक दुर्घटनाओं का जो दुष्प्रभाव होता है पूरे प्रतिष्ठान तथा संबंधित सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। अगला पॉइंट है कि श्रमिक को दुर्घटना से हानि होती है, यानी जो श्रमिक होते हैं उसमें दुर्घटना से हानि होती है। तो किस प्रकार की हानि होती है, तो श्रमिक को शारीरिक क्षति जो है पहुंच सकती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है कि श्रमिक को दुर्घटना से कौन सी और हानि होती है, तो श्रमिक को मानसिक कष्ट भी हो सकता है। यानी श्रमिक को दुर्घटना से कौन कौन से हानियां हो सकती हैं, तो श्रमिक को शारीरिक क्षति पहुंच सकती है, और जो श्रमिक है यानी लेबर है उसको मानसिक कष्ट भी हो सकता है, यानी मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। राइट। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि अज्ञानता या मंदबुद्धि, लापरवाही, चिंता, भय या ये सब कारण जो है किसको दर्शाते हैं, तो ये सब जो है मनोवैज्ञानिक कारण को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है कमजोर दृष्टि, अवस्थता, जल्दबाजी तथा थकान, ये सब किसके कारण है, ये सब दुर्घटना के शारीरिक कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकों यानी टेक्नोलॉजी की खराबी के कारण जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, यानी तकनीकी के कारण जो है खराबी आती है उस घटना को क्या कहते हैं, दुर्घटना की तकनीकी कारण कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है किसके द्वारा। देखिए, दुर्घटनाओं की जो रोकथाम होती है उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। यानी उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है। यानी दुर्घटनाओं की रोकथाम किस लिए की जाती है, उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए, और नेक्स्ट है कि उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, यानी दोनों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं, कार्यस्थल का सुरक्षित अभिविन्यास होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने को क्या कहा जाता है। तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने को औद्योगिक सुरक्षा कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण अशुद्धि करना क्या कहलाता है। जब पर्यावरण जो है अशुद्ध हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पोल्यूशन कहलाएगा, यानी प्रदूषण कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। देखिए, वायु प्रदूषण को जो है यांत्रिक एकत्रक द्वारा, अवशोषक द्वारा और वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जो एयर पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मैकेनिकल के द्वारा, अवशोषक के द्वारा यानी ऑब्जर्व के द्वारा, और वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपक के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि वेतन प्रणाली को उचित व प्रभावशाली बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है किसका, हाल्से, टाउन एवं गैंट ने दिया। यानी वेतन प्रणाली को उचित और प्रभावशाली बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, हाल्से, टाउन एवं गैंट ने दिया था। अगला पॉइंट है कि समय अध्ययन का अन्वेषण किसने किया था। तो जो समय अध्ययन का सबसे पहले अन्वेषण किसने किया था, F.W. टेलर ने किया था। अगला पॉइंट है कि औद्योगिक अभियंत्रण का जनक किसे माना जाता है। तो औद्योगिक अभियंत्रण का जनक जो है F.W. टेलर को माना जाता है। अगला पॉइंट है कि किसने कार्य प्रगति घोतक विभिन्न प्रकार के चार्ट विकसित किए हैं। तो हेनरी एल गैंट ने विकसित किए हैं। अगला पॉइंट है कि गति अध्ययन को प्रतिपादित सबसे पहले किसने किया था। तो गति अध्ययन को प्रतिपादित किया था H.B. गिलब्रेथ ने किया था। किसने किया था, H.B. गिलब्रेथ ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि गति अध्ययन का प्रतिपादन किसने किया था, H.B. गिलब्रेथ ने किया था। अगला पॉइंट है कि बृहद उत्पादन में किया जाता है पायलट नग परीक्षण किया जाता है। तो बृहद उत्पादन में क्या किया जाता है, पायलट नग परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट है कि विभिन्न मशीनों एवं प्रक्रमों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पाद के लिए सामयिक निरीक्षण को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रक्रम परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्रम परीक्षण। अगला पॉइंट है निरीक्षण एक भाग है, किसका भाग है। जो निरीक्षण एक भाग है, गुण नियंत्रण का भाग है।
अगला पॉइंट है कि वह कार्य जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है क्या कहलाता है, तो वह निरीक्षण कहलाता है। यानी वह कार्य जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है वह निरीक्षण कहलाता है। अगला पॉइंट है कि निर्मित उत्पाद की स्वीकृति की जांच को ही क्या की संज्ञा दी जाती है, निरीक्षणों की संज्ञा दी जाती है। यानी निर्मित उत्पाद की स्वीकृति की जांच को ही संज्ञा दी जाती है, निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है कि निरीक्षण द्वारा ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक पर खरे ना उतरे, अर्थात जो खराब हैं, फिर निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देना ताकि दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण को रोका जा सके। तो यह निरीक्षण के उद्देश्य है। अगला पॉइंट है कि उद्योग में प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल तथा अन्य आगत सामग्री का निरीक्षण भंडार में रखने से पहले ही भली भांति कर लिया जाता है, उसे कहते हैं आगत सामग्री का निरीक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं, आगत सामग्री का निरीक्षण कहते हैं। यानी जिसका पहले ही इंस्पेक्शन कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आगत सामग्री का निरीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, 100% निरीक्षण कहा जाता है। यानी सपोज दैट कोई अगर कंपनी है उसमें हर एक वस्तु पर निगरानी रखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, 100% निरीक्षण किया जा रहा है। यानी हर एक वस्तु पर जो है निगरानी रखी जा रही है, यानी 100% जो है क्या किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि एक ही प्रकार की उत्पाद परिस्थितियों में निर्मित किए गए उत्पादों की लाट में से कोई एक नग या नमूना लेकर उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, उसका नमूना निरीक्षण कहलाता है। सपोज दैट एक कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में क्या बना, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज दैट किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद वहाँ पे जो इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं वहाँ से किसी प्रोडक्ट को एक चेक किए, ठीक है, तो चेक करने के बाद क्या किए, एक ही प्रोडक्ट चेक करने के बाद ही पता चल जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, नमूना परीक्षण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्मित माल का निरीक्षण करना। यानी निर्मित माल का निरीक्षण कार्य यदि माल के निर्माण स्थल पर संपन्न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोर निरीक्षण कहते हैं। यानी जहाँ पर माल जो है निर्मित होता है और वहीं पर निरीक्षण करना तथा माल के निर्माण स्थल पर ही संपन्न हो जाना उसे क्या कहते हैं, फ्लोर निरीक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्पाद का वांछित गुण स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका जो है वांछित गुण स्तर बनाए रखने के लिए क्या है, एकदम रेगुलर जो है इन्फेक्शन करना चाहिए, ठीक है, यानी निरीक्षण करना चाहिए। यानी किसी उत्पाद का वांछित गुण स्तर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए कोई प्रोडक्ट है, यदि उस प्रोडक्ट की शुद्धता बनाए रखनी है तो रेगुलर बेस पे क्या करना है, इंस्पेक्शन करना चाहिए, यानी निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है और यहाँ से हमारा जो बेसिक फैक्ट्स है यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि एक कर्मचारी यानी एक वर्कर की इंडिविजुअल मोशन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा। सपोज दैट एक वर्कर है, इसकी इंडिविजुअल मोशन यानी इसका जो होता है जो अकेलापन जो गतिविधि होती है उसका अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, गति विश्लेषण के द्वारा, यानी मोशन एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। यानी एक वर्कर की इंडिविजुअल मोशन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, गति विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, यानी मोशन एनालिसिस के द्वारा। तो यहाँ से हमने बेसिक फैक्ट्स को कवर किया। अब इसके बाद यहाँ से हम कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और मोस्टली रिपीटेड हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि वीडियो को आप शेयर करेंगे तो बहुत से ऐसे गरीब छात्र हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, पढ़ने का साधन नहीं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमने इसीलिए स्टार्ट किया ताकि जो है सभी को फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिले, ठीक है, सभी के पास वीडियो पहुँच जाए। तो यह मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से प्राथमिक चिकित्सा के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज, यानी सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। सपोज दैट यदि
सांप काट लेता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि सांप काट लेता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए कि घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए तथा खून बहाकर, यानी जहाँ से खून बाहर आ रहा है उसको आने देना चाहिए और घाव को काट देना चाहिए। यह सबसे फर्स्ट चिकित्सा होती है, यानी सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सांप द्वारा काटने पर सबसे पहली चिकित्सा क्या है? पहले सांप के काटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए, फिर खून बाहर आने देना चाहिए और घाव को काट देना चाहिए। अब अगला पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज जो है मुंह से श्वसन प्रक्रिया जो है सही ना करे तो प्राथमिक उपचार जो है क्या करना चाहिए? तो यदि मरीज जो है मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना कर सके तो प्राथमिक उपचार जो है तुरंत उसे चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है कि सिर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट का उपयोग किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? तो पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर शूज का प्रयोग किया जाता है, यानी लेदर शूज पहनना चाहिए जिससे पैरों से चुभने से बचता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आँखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स, ग्लासेस तथा फेस शील्ड्स पहनना जरूरी होता है जिससे आँखें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शरीर की सुरक्षा के लिए जो है ओवरऑल्स एंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यानी ओवरऑल्स, ग्लव्स और एप्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किस तरफ खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्हील से जो निकलती चिंगारियाँ होती हैं वह आपको हानि पहुंचा सकती है और आँख में चश्मा अवश्य पहनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील की साइड में खड़ा होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि यहाँ से जो औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा है, यानी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक? यानी इनमें से एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से यहाँ से पिक आउट करना है कि कौन सा इसमें से सन्निहित नहीं होता है हस्त पुस्तिका में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अवश्य होता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है डायरेक्शनल डिटेल्स, यानी दिशात्मक विवरण होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है जनरल डिफेक्ट्स, यानी सामान्य दोष, ये भी होते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, यानी कारखाना कानून, यह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हस्त पुस्तिका में क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है? फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन होता है, डायरेक्शनल डिटेल्स होता है, जनरल डिफेक्ट्स होता है और उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मैच कराना है कि मतलब किसका कौन सा सही है। यानी टाइप्स ऑफ फायर दिया है और यहाँ पे फ्यूल दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फायर कितने होते हैं? देखिए, 4 टाइप ऑफ फायर होते हैं, यानी 4 प्रकार के आग होते हैं। कौन कौन से? क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एंड डी। ठीक है, यानी ए बी सी डी आग जो होती है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ए, बी, सी एंड डी होती है, राइट। अब यहाँ से हम कवर करेंगे, जो ए प्रकार की आग होती है उसमें किसको रखा जाता है? तो ए प्रकार की आग में लकड़ी को रखा जाता है, ठीक।
और बी प्रकार की आग में किसको रखा जाता है, इसमें गैस एवं द्रवीकृत गैस को रखा जाता है, ज्वलनशील द्रव को रखा जाता है, ठीक है। और उसका सी टाइप में गैस एवं द्रवीकृत गैस को रखा जाता है, डी वाले में धातुओं को रखा जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से जो आग का प्रकार दिया गया है, यानी 4 प्रकार की आग होती है, तो ए वाली आग में क्या रखा जाता है, लकड़ी को रखा जाता है, बी वाली में क्या रखा जाता है, ज्वलनशील द्रव को रखा जाता है, सी वाली में गैस एवं द्रवीकृत गैस को रखा जाता है, और डी वाली आग में धातुओं को रखा जाता है, और बिजली से लगी आग को भी किस में रखा जाता है, डी वाले में रखा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, यानी व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काजेज ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट्स इन इंस्टेंट डेथ, यानी विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल जो है मृत्यु का कारण बनती है। तो यानी कौन सी धारा होती है, तो वह होती है 10 से 20 मिली एम्पियर। यानी अगर किसी व्यक्ति को 10 से 20 मिली एम्पियर यदि जो है विद्युत धारा लग जाए तो वह जो है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी विद्युत धारा की वह परिसीमा जो हृदय स्थिति का उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती हुआ है 10 से 20 मिली एम्पियर होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट डेंजरस मशीन, यानी कह रहा है कि कारखाना कानून जो है 1948 के भाग 23 के अनुसार जो है कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग मशीन होती है खतरनाक मशीन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइनेटेड बाई FG 200 मीन्स दैट द, यानी भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार जो है विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए ऑफ टाइप, यानी क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए कौन सा ईंधन जो है आवश्यक होता है। यानी टाइप ए में किस ईंधन को रखा गया है, तो टाइप ए में कास्ट, कपड़ा और कागज को रखा गया है, यानी वुड, क्लॉथ एंड पेपर को रखा गया है। तो यहाँ से एकदम डिटेल से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आग को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो आग को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, राइट। इनमें से क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो क्लास ए में किसको रखा गया है, तो क्लास ए में देखिए लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पत्ता, इन सब को रखा गया है। क्लास बी में किसे रखा गया है, क्लास बी में तेल, पेट्रोल, तेल आदि को रखा गया है। क्लास सी में किसे रखा गया है, तो क्लास सी में ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, इन सब को रखा गया है जो कि ज्वलनशील गैसें हैं। क्लास डी में किसे रखा गया है, इसमें धातुओं को रखा गया है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम तथा बिजली की आग, इसको किस में रखा गया है, क्लास डी में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है क्लास ए जो है किसके लिए उपयोग होता है, तो क्लास ए जो होता है यह जल पूरित शामक के लिए होता है, यानी वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर के लिए होता है। देन राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो अत्यधिक खतरनाक सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में किस प्रकार के सूचना का प्रयोग किया जाना चाहिए, अत्यधिक खतरनाक, यानी जहाँ पे विद्युत वाला काम होता है वहाँ पे एकदम खतरनाक सूचना लगी होनी चाहिए, वही कह रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुत ही खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है कि द हीट एनर्जी रिलीज्ड
इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ, यानी कह रहा है निर्मुक्त ऊष्मा का मापन जो है किसकी सहायता सॉरी फ्रेंड्स, जो निर्मुक्त ऊष्मा का मापन होता है किसकी सहायता से किया जाता है? तो यह जो है कैलोरीमीटर से किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यदि विद्युत ऊर्जा का मापन करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? एनर्जी मीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मोमीटर का यदि प्रयोग करना है तो तापमापन का किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का मान करना है तो कैलोरीमीटर का, और वायु वेग मापन करना है तो एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है? तो क्लास ए वाले में किसको रखा गया है? कास्ट को रखा गया है, यानी वुड को रखा गया है। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो आग को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास ए बी सी डी, तो क्लास ए में किसको रखा गया है? लकड़ी, कागज और पत्ते को रखा गया है। क्लास बी में किसको रखा गया? ज्वलनशील तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, इन सबको रखा गया है। क्लास सी में ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन को रखा गया। क्लास डी में मैग्नीशियम, टाइटेनियम आदि को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज द पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट द मिडनाइट, यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार 7 दिनों की जो अवधि होती है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, तो यह मंडे से प्रारंभ होता है, यानी सोमवार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? तो ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड और ट्रिप सेफ्टी गार्ड, यानी स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड और ट्रिप सुरक्षा गार्ड, जो कि काफ़ी आवश्यक होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो शोर या कंपन, यानी नॉइज एंड वाइब्रेशंस, पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, यानी खराब लाइट और खराब वायु आवागमन, हीट एंड ह्यूमिडिटी, यानी ऊष्मा तथा आर्द्रता, यानी उपरोक्त सभी होते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। तो भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 जो है लागू होता है या 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो यह की जाती है प्रचार वाक्यों का लिखना, यानी राइटिंग स्लोगन्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि जो है दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो आग को 4 वर्गों में रखा जाता है, ए बी सी डी, यानी आग की 4 श्रेणियाँ होती हैं जो कि ए बी सी तथा डी। ए श्रेणी जो होती है, यानी ए श्रेणी की जो आग होती है कार्बोनेशियस होती है, बी श्रेणी की आग जो होती है तैलीय होती है, सी श्रेणी में गैसीय होती है तथा डी श्रेणी में विद्युतीय आग होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग ए में किसको रखा गया है? तो वर्ग ए में जो है लकड़ी कागज को रखा गया है, यानी वर्ग ए में कार्बोनेशियस आग जो होती है जलने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़ और कुछ प्लास्टिक्स होते हैं। आग बुझाने के लिए प्रेशर वाले पानी, फोम या मल्टीपर्पज एबीसी ड्राई केमिकल्स फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग बी में जो है
किसे रखा गया है? तो वर्ग बी में तरल पदार्थों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग डी में किस प्रकार की आग को रखा गया है? तो वर्ग डी में तरल पदार्थों को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वर्ग डी में विद्युत से लगी आग होती है, जैसे अप्लायंस, स्विचेस और उसके बाद इलेक्ट्रिकल बक्से या पावर टूल्स इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। इस आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि विद्युत से आग लग गई हो तो उसके बाद उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत से लगी आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है? देखिए अभी बताया हमने कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? तो यदि गैस से आग लगी हो तो किससे बुझाते हैं? ड्राई पाउडर अग्निशमक यंत्र से बुझाते हैं। तो यह ड्राई पाउडर के साथ जो है फिट होते हैं और ये भी स्टोर प्रेशर टाइप या गैस कार्ट्रिज टाइप होते हैं। यह जो है वाटर फील्ड की तरह ही होते हैं, अंतर सिर्फ नोजल का होता है। इनका प्रयोग जो है सी क्लास फायर अर्थात गैस में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए इस टाइप का होता है, ड्राई फायर यानी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है। अगला क्वेश्चन है CO2 का प्रयोग जो है किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो CO2 का प्रयोग जो होता है क्लास डी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो यदि वर्कशॉप में आग लग जाए तो बिजली का जो मेन होता है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। भगदड़ ना मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसके चारों विकल्प बिल्कुल सही, यानी डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैमर का प्रयोग करते समय नज़र कहाँ रखनी चाहिए? यानी जब हैमर कोई व्यक्ति चलाता है तो उसको नज़र कहाँ रखनी चाहिए? तो उसको जॉब पर रखनी चाहिए। यानी हैमर का प्रयोग करते समय जो है जॉब पर नज़र रखनी चाहिए, तभी जो है आप जॉब पर सही सही कार्य कर सकते हैं। जबकि चीजल हेड पर नज़र रखने से जॉब पर कहीं और कटिंग हो जाएगी, जिससे जॉब खराब हो जाएगा। हैमर जो होते हैं, हैमर किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, यानी HCS के बने होते हैं। तो हैमर किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारण जो है दुर्घटना का कारण नहीं है? तो वर्कशॉप में दुर्घटना का कारण जो है खतरे के प्रति जो है असावधानी, लापरवाही तथा उपकरणों का गलत प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब सुरक्षा का आदर करते हैं दुर्घटना का कारण नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुरक्षा का आदर करना दुर्घटना को नहीं बुलावा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो तेलीय पदार्थ की आग बुझाने के लिए फोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? फोम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए कौन जो है अग्निशामक प्रयोग करेंगे?
तो विद्युत से यदि आग लग गई है तो बुझाने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। तो फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, तो Na2CO3 + AlSO4 का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होते हैं। तो शुष्क रसायन वाले अग्निशामक होते हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं, तो यह विद्युत आग में प्रयोग होते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो शुष्क रसायन वाले अग्निशामक होते हैं विद्युत आग के लिए प्रयोग होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शुष्क रसायन होते हैं, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक में कहाँ प्रयोग होता है, यानी शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होते हैं, तो यह विद्युत आग में प्रयोग होते हैं। यानी शुष्क रसायन वाले अग्निशामक विद्युत आग के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर जो है आग पर फेंका जाता है। अब अगला पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक किस प्रकार यानी किस आग पर प्रयोग किया जाता है। तो सोडा एसिड अग्निशामक जो होता है किस आग पर प्रयोग किया जाता है, तो यह लकड़ी की आग पर प्रयोग किया जाता है। यानी सोडा एसिड का प्रयोग जो है किस पर किया जाता है, लकड़ी की आग पर किया जाता है। अब यहाँ से जो फैक्ट्स उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सोडा एसिड एक्सटिंगर तो कार्बोनेशियर फायर जैसे लकड़ी, कपड़ा व अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग नहीं बुझाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल जो है विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो यदि बिजली से आग लग गई हो तो किसके द्वारा बुझाते हैं, CTC के द्वारा बुझाते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा बुझाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी बी की आग कौन सी होती है। तो यहाँ से पिक आउट करना है कि श्रेणी बी में कौन कौन सी आग होती है। अभी हमने बताया कि आग को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, आग को जो है कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि श्रेणी बी में वह कौन कौन सा चीज़ आता है। तो श्रेणी बी में तेल, पेट्रोल आदि ये सब चीज़ें आती हैं। तो ए वाले में क्या आता है, ए वाले में लकड़ी, कागज, पत्ता ये सब आते हैं। बी वाले में आता है ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब चीज़ें आती हैं। और क्लास सी वाले में क्या आता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन ये सब चीज़ें आती हैं। और क्लास डी जो होता है इसमें जो है मैग्नीशियम, टाइटेनियम, धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे सिंबल्स वाले प्रश्न, ठीक है। तो सिंबल वाले में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए जो लाल होता है, लाल रंग किसको निर्देशित करता है, जो लाल रंग होता है वह निषेधात्मक को निर्देशित करता है, यानी प्रोहिबिशन को। पीला रंग जो होता है वह चेतावनी को दर्शाता है। और नीला रंग जो होता है आदेशात्मक को दर्शाता है। और हरा रंग जो होता है आपातकाल की स्थिति से बचाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। संकेत पूछेगा कि चिन्ह जो है किसके लिए, लाल रंग जो होता है निषेधात्मक के लिए होता है, पीला रंग चेतावनी के लिए होता है, नीला रंग जो होता है आदेश के लिए होता है, और हरा रंग जो होता है या आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्रॉसपोंडिंग टू दिस ऑर्थोग्राफिक व्यू इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इस रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रीजनिंग में एक चैप्टर है एम्बेडेड फिगर, ठीक है। क्या है एम्बेडेड फिगर, उसका मतलब यही होता है
कि एक फिगर दे देगा, ड्रा कर देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्रेड में है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो यहाँ पे जैसे इमेज दे देगा, ठीक है, इमेज दे देगा और बोलेगा यहाँ से कौन सा जो है ऑर्थोग्राफिक दृश्य के संगत प्रथम प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक दृश्य है, यानी कौन सा दृश्य बनाया जा सकता है। तो ये बताइए, पहला तो इस तरह से नहीं बन सकता है, दूसरा भी इस तरीके से नहीं बन सकता है, तीसरा भी इस टाइप में बना है, ये भी नहीं बन सकता है, यानी चौथा वाला नहीं बन सकता है। और जो सी वाला है, सी वाले में आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़, एक टी का आकार दे रहा है और उसके बाद यहाँ से टी का आकार दे रहा है, और यहाँ से भी एक क्या आप निकाल सकते हैं, टी का आकार, यानी ये वाला जो फिगर है यहाँ पे इसमें एम्बेडेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ठीक है, स्टेट द प्रोसीजर शोन इन द डायग्राम ऑफ द अटैचमेंट, यानी चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रिया को बताइए कि यहाँ पे जो है कौन सा चित्र जो है प्रदर्शित करता है। तो यह जो है बेलनाकार वस्तुओं के व्यास को नापा जा रहा है, यानी बेलनाकार वस्तुओं का व्यास जो है नापा जा रहा है, उसी को यह प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा फिगर दे देगा और बोलेगा यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेलनाकार वस्तुओं के व्यास को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे दिया है कि स्टेट द प्रोसीजर शोन इन द फिगर, यानी आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचाने। तो यहाँ पे दिया है, एक फिगर ड्रा किया है, यहाँ से पूछ रहा है कि यह फिगर जो है किसको दर्शाता है, तो यह जो है चक्र संतुलन को दर्शाता है, यानी व्हील बैलेंस को दर्शाता है, व्हील बैलेंसिंग को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, यानी पहला चित्र यहाँ पे चीजल का दिया है, यानी छेनी का, दूसरा भी दिया है, तीसरा भी और चौथा भी। तो इसका क्रम दर्शाना है कि कौन कौन सा है यहाँ पे। तो पहला जो है यह वेज को दर्शाता है, और दूसरा जो है हाफ राउंड को दर्शाता है, और तीसरा जो है क्रॉस आउट को दर्शाता है, और चौथा जो है फ्लैट को दर्शाता है। यानी जो है वेज अर्धवृत्ताकार, तिर्यक काट और समतल को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 51 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सिम्बल्स यूज्ड फॉर शोइंग टॉक्सिक हजार्ड, यानी जो है जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत जो है प्रयोग किया जाता है। तो जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है, तो ये हड्डी वाला प्रयोग किया जाता है। कौन सा, हड्डी वाला, यानी एक खोपड़ी और उसके बाद 2 हड्डी क्रॉस की जाती है, ठीक है। तो यह जो है खतरनाक सिंबल को दर्शाता है, यानी जहाँ पे देखते होंगे बिजली बनती है या जहाँ पे हाइड्रोलिक वगैरह हाइड्रोलिक रहता है बिजली का, वहाँ पे ऐसे सिंबल्स लगाए जाते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा तो उसके बाद कभी नहीं भूलेगा। जैसे जाइएगा देखिएगा तो वहाँ पे एक त्रिभुज रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, उसमें एक खोपड़ी रहेगी और उसके बाद यहाँ पे एक जो तिर्यक जो है हड्डी का निशान रहेगा। तो यह किसको दर्शाता है, यह जो है खतरे को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतन का प्रयोग किया जाता है। तो एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए 0.3 संकेतन का प्रयोग किया जाता है। किसका, 0.3 संकेतन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह जो है क्या है। जो फिलेट वेल्ड होता है उसका वेल्डन चिन्ह क्या होता है, तो इसका वेल्डन चिन्ह जो है त्रिभुज की तरह होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स यह PDF दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये जो सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी
इस पर हम जल्द ही वीडियो लाएंगे बिल्कुल ट्रिक से। जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम ट्रिक से कवर करेंगे। बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में पूरी तरह से वह सिंबल छप जाएगा, ठीक है। उसी पर वर्क चल रहा है, जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपको वह वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए 2 टॉपिक पर अभी कार्य चल रहा है, पहला तो सिंबल पर और दूसरा जो है न्यूमेरिकल पर। जैसे ये दोनों कंप्लीट होगा तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। देखिए पढ़ाने के लिए अभी मैं पढ़ा देता, लेकिन सिंबल्स वाले प्रश्न और उसका न्यूमेरिकल दोनों ऐसी वीडियो आएंगी जो कि बिल्कुल ट्रिक पर आधारित होंगी, क्योंकि ट्रिक से कोई चीज़ पढ़ने पर माइंड में सेट हो जाता है और बिल्कुल इमेजिनेशन मेथड से पढ़ाया जाएगा वो। इसलिए वीडियो जो है अभी नहीं आ रही है, जल्द ही वीडियो वह आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट फ्रंट व्यू फॉर द दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इस वस्तु के आगे के भाग का सही दृश्य को चुनिए। वही जैसे रीजनिंग में एम्बेडेड वाला फिगर होता है कि इनमें से कौन सा सन्निहित है, उसी प्रकार यहाँ पे छांटना होता है। तो ऐसा किस में दिख रहा है, देखिए ऐसा जो फिगर यहाँ पे ड्रा किया है ऐसा इस टाइप में कहाँ पे दिख रहा है, देखिए पहले यहाँ पे ले गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे इस प्रकार कर दिया, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ सी वाले में दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसाइज है परंतु एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें से डी वाला जो है प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है। यानी जो चित्र में दर्शाया गया है यह चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है, तो यह जो है प्रोहिबिशन साइन में आता है, यानी मना करता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के जो संकेत होते हैं चिन्ह द्वारा किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह दी जाती है। यानी जो इस टाइप के फिगर होते हैं उसका सिंबल लगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो है गलत कार्य कोई ना करे, जिससे कारखानों में दुर्घटनाएं कम होती हैं। देखिए चिन्हों की आकृति गोलाई में होती है, जिससे वृत्त की बाहरी गोलाई लाल रंग में होती है और अंदर की आकृति बनी होती है वह काले रंग में होती है, उस पर क्रॉस का निशान बना होता है। तो यहाँ पे यह किसका साइन है, ये जो है प्रोहिबिशन का साइन है। अब देखिए यहाँ से जो फिगर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह किसका फिगर है, यहाँ पे एक सिगरेट है, ठीक है, सिगरेट है और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस किया है, तो यानी स्मोकिंग का है यह, ठीक है। स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड कह रहा है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसको एक सर्कल में बंद करके काट दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं इसको पेडिस्ट्रियंस और प्रोहिबिटेड कहते हैं। यानी पैदल यात्रा करने पर जैसे कहीं पे खतरा होता है तो उसके बाद यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाता है, उसके लिए यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। यहाँ पे देखिए इसका सिंबल है, ये जितने भी सिंबल वाले प्रश्न हैं, ठीक है, जल्द ही वीडियो आएंगे इस पर, बिल्कुल ट्रिक इस पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यह कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है। तो जो चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है यह वार्निंग साइन को दर्शाता है, किसको, वार्निंग साइन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चिन्ह है यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो आप पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करने के बाद वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैम का चिन्ह दिया है और उसके बाद यहाँ पे हजार्ड यानी डेंजरस का चिन्ह दिया हुआ है। तो इस टाइप के चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है। तो यह चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है, वियर फूट प्रोटेक्शन जो होता है यह किस में आता है, यह मैंडेटरी साइन में आता है, यानी बहुत ही आवश्यक होता है उस साइन में आता है, राइट। और यहाँ पे देखिए और सब सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, इसी पर वर्क चल रहा है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा आपको वीडियो मिल जाएगा।
तो ये सब आप चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है, PDF में दे दिया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है। तो जो चित्र में दर्शाया गया चिन्ह जो है किस वर्ग में आता है, तो यह इंफॉर्मेशन साइन में आता है। किस में आता है? इंफॉर्मेशन साइन में आता है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसको देख लेते हैं कि इस प्रकार के चिन्हों द्वारा सुरक्षा से संबंधित सूचना दी होती है। इसका आकार जो होता है वर्गाकार होता है। इसकी बैकग्राउंड जो है हरी चिन्ह सफ़ेद रंग में होती है तथा चित्र जो होता है प्राथमिक सहायता की सूचना देता है। तो ऐसे दे देगा और पूछ लेगा यह किसका चिन्ह है। तो चिन्ह जो किसको दर्शाता है, यह जो है इन्फॉर्मेशन साइन को दर्शाता है। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? इन्फॉर्मेशन साइन को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आज आ रहा है वीडियो, ठीक है। इसमें हमने सेफ्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको यहाँ पे कवर किया, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे फैक्ट्स को भी हमने कवर किया। और फ्रेंड्स आपको बता दें, इससे डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और उसके बाद PDF के साथ रिवाइज कर लीजिए। आपका यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, मैं इतना एश्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।